अली है। मैंने चैनल बायोलॉजी विद फरमान अली के नाम से बनाया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकन बेल के बटन को प्रेस करें ताकि नए आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हमारा टॉपिक है FSC बायोलॉजी फर्स्ट ईयर है। टॉपिक का नाम है बायोलॉजिकल मेथड है। इसकी डेफिनेशन आपने बतानी है। अ मेथड टू सॉल्व ए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इट इज़ कॉल्ड बायोलॉजिकल मेथड, यानी कि ऐसा तरीक़ाकार जिसमें बायोलॉजिकल मसले को हल किया जाए, इसे क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। इसकी डेफिनेशन आपने लिखनी है। अ मेथड टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आर कॉल्ड बायोलॉजिकल मेथड। इसके आपने बताना है। फिर किसी भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए इसके स्टेप्स होते हैं, वो आपने स्टेप्स बताना है। बायोलॉजिकल मेथड में सबसे पहले जो स्टेप्स होगा, रिकॉग्निशन होगा। किसी भी प्रॉब्लम की पहचान करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम कि कौन सा प्रॉब्लम है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन, जो दूसरा स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड में, उसका नाम है ऑब्जर्वेशन। इसमें आपने बताना है वी कैन ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ 5 सेंसेस। किसी भी प्रॉब्लम को मसले को हम सेंस कितने इस्तेमाल करते हैं? 5। टच, सेंस, टेस्ट, स्मेल। इसकी मदद से हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। कौन सी ऑब्जर्वेशन है? सेंसेस 5। टच है, सेंस है, स्मेल है, टेस्ट है और हेयरिंग, सुनना। इसके आपने बतानी है। बायोलॉजिकल मेथड में ऑब्जर्वेशन की 2 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट जो आपने बताना है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, और दूसरी जो होती है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, सॉरी, क्वालिटेटिव इसमें आ जाएगा। क्वालिटेटिव मियारी जो होता है ऑब्जर्वेशन। अच्छा, इसमें आपने बताना है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्या होती है। ऑब्जर्वेशन विच आर बेस्ड ऑन द क्वांटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बेस्ड ऑन क्वांटिटी, मिकदार के लिहाज से होता है, ऑफ ऑब्जेक्ट, देन इट इज़ कॉल्ड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। मिसाल के तौर पर मिकदार के लिहाज से साइज़ है, वॉल्यूम है, ये एग्जांपल है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में। और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में बताना है क्वालिटी के लिहाज से, बेस्ड ऑन क्वालिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी चीज़ के म्यार से मुतालिक है, तो ये आपने बताना है। इसे क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन कहते हैं। इसके एग्जांपल दे दें, ब्यूटी है, खूबसूरती वगैरह, ये किस में आ जाता है? क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में आ जाता है। तो इसमें आपने बताना है। दूसरा स्टेप जो है ऑब्जर्वेशन के बाद हाइपोथेसिस आ जाता है। इसकी डेफिनेशन आपने बतानी है। क्या है इसकी डेफिनेशन? ऑब्जर्वेशन बेस्ड अनटेस्टेड एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। इट इज अनटेस्टेड explanation of observation। हाइपोथेसिस क्या होता है? अनटेस्टेड या टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, इट इज़ कॉल्ड हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस बनाने के 2 मेथड हैं, इसके बताना है आपने। वी कैन फॉर्म हाइपोथेसिस, यानी किसी चीज़ को फर्ज कर लेना होता है, बाय 2 मेथड। जो पहला आपने मेथड बताना है डिडक्टिव रीजनिंग है। डिडक्टिव रीजनिंग में आपने बताना इट मूव्स फ्राम
सिंपल से आपने सिंपल टू जनरल, सॉरी इसमें आपने बताया जनरल टू स्पेसिफिक, आप बता दें। इट मूव्स फ्रॉम सिंपल की बजाय आप लिख दें जनरल टू स्पेसिफिक। क्या मतलब कि ये आम बात से स्टार्ट होता है डिडक्टिव रीजनिंग और ख़ास बात पर एंड होता है। इसको आपने एग्जांपल देनी है, इसकी पहले आपने स्टेटमेंट देनी है कि इसमें लफ्ज़ इफ़ और देन इस्तेमाल करते हैं। इफ़ वी एक्सेप्ट दैट all birds have wings, हम ये एक्सेप्ट कर लें कि बर्ड्स विंग्स रखते हैं, और दूसरे स्टेटमेंट में बताना है एंड स्पैरो आर आल्सो बर्ड, चिड़िया भी तो परिंदा है। तो इसका आपने रिज़ल्ट क्या निकालना है इस बात से, देन all birds then sparrow have wings आपने बताना है, then sparrow have wings, तो चिड़िया के भी पैर होंगे। अब इसके बाद दूसरा बताना आपने इंडक्टिव रीजनिंग। इट मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। अब ये ख़ास से आम बात की तरफ जाएगा, इसे क्या कहते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। इंडक्टिव रीजनिंग की आपने एग्जांपल देनी है, इसकी भी आपने बताना है। इफ़ वी, पहली स्टेटमेंट आप बता दें, इफ़ वी नो that sparrow have wing and birds and are birds। हम अगर ये जानते हैं कि स्पैरो के विंग्स हैं और ये परिंदा है, तो आपने इसकी दूसरी स्टेटमेंट बतानी है एंड ईगल, pigeon, hawk are also birds। तो हम ये भी जानते हैं कि ईगल है, पिजन है, हॉक है, ये सारे ये भी परिंदे हैं। तो इससे रिज़ल्ट क्या निकलेगा, देन ऑल बर्ड्स हैव विंग्स। मतलब अब कौन सी स्टेटमेंट पर एंड हुआ है, इसका रिज़ल्ट है ये आपने लिखना है। ये रिज़ल्ट लिखना है कि तमाम बर्ड्स के विंग्स होते हैं। अब स्टार्ट जो हुआ था ख़ास बात से स्टार्ट हुआ था कि स्पैरो है और उसके विंग्स हैं और बर्ड्स हैं, और पिजन, हॉक, ईगल वगैरह ये भी बर्ड्स हैं, और रिज़ल्ट क्या निकला, तमाम बर्ड्स जो हैं उनके विंग्स होते हैं। ये तमाम बर्ड्स जो है जनरल सी बात है, और स्पैरो है विंग्स ये स्पेसिफिक है। डेफिनेशन में भी यही कहा था कि इट मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। ये आपने बताना है। हाइपोथेसिस के दो टाइप्स हैं, डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग। इसके बाद जो तीसरा है आपने बताना है, तीसरा मेथड जो है वह है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट आप इसका क्या बताएंगे, इसमें यही बताना है कि इफ़ hypothesis not prove wrong by many experiment, then it increase interesting of scientist। मतलब अब हाइपोथेसिस गलत ना हो तो बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करने के बाद इंटरेस्टिंग आ साइंटिस्ट, तो ये दिलचस्पी साइंटिस्ट इसमें लेना शुरू कर देते हैं।
ये एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट के बाद जो है चौथा है वह है इसका थ्योरी है। इसका जो चौथा जो स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड में थ्योरी है। थ्योरी आपने बताना है इफ़ हाइपोथेसिस नॉट प्रूव रॉन्ग देन इट फॉर्म थ्योरी। नॉट प्रूव रॉन्ग बाय मैनी एक्सपेरिमेंट देन इट फॉर्म थ्योरी। मतलब आप हाइपोथेसिस गलत नहीं होगा बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करने के बाद, तो वो किस शक्ल अख्तियार कर लेगा? थ्योरी की शक्ल अख्तियार कर लेगा। थ्योरी प्रोडक्टिव भी होती है, इसकी आपने बतानी है। थ्योरी इसकी डेफिनेशन है प्रोडक्टिव थ्योरी। थ्योरी विच प्रोड्यूस न्यू हाइपोथेसिस आर कॉल्ड प्रोडक्टिव थ्योरी। इसके बाद जो पांचवा है इसका आपने बताना है वो है साइंटिफिक लॉ। साइंटिफिक लॉ ये कौन सा है आपने बताना है। लास्ट जो है फिफ्थ है साइंटिफिक लॉ में आपने बताना है। इसमें आपने 5 स्टेप बताना है साइंटिफिक लॉ कैसे बनता है। एंड इनरिफ्यूटेबल थ्योरी रिमेन यूनिफॉर्म। अगर थ्योरी कांस्टेंट रहे, यूनिफॉर्म रहे, गलत ना हो, तो वो क्या बन जाती है? साइंटिफिक लॉ बन जाती है। क्योंकि हाइपोथेसिस नॉट प्रूव रॉन्ग बाय मैनी एक्सपेरिमेंट फॉर्म थ्योरी। इफ़ थ्योरी नॉट प्रूव रॉन्ग या रिमेन यूनिफॉर्म देन इट फॉर्म साइंटिफिक लॉ। और साइंटिफिक लॉ आपने बताना इसकी, ये साइंटिफिक लॉ क्या होता है? कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट कैन नॉट चेंज, और लॉ कभी चेंज नहीं होता। ये आपने बताना है। साइंटिफिक लॉ की एग्जांपल बता दें। बायोलॉजी में इसकी एग्जांपल बता दें। हार्डी-वेनबर्ग लॉ है। 2 साइंटिस्ट हैं, उनके नेम हैं हार्डी-वेनबर्ग लॉ। और दूसरी एग्जांपल देनी है मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। और दूसरी एग्जांपल है मेंडल लॉज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी है, सेग्रीगेशन भी है। यहाँ तक हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक में इसे समझना है तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं।